जब भी किसी महिला की डिलीवरी ऑपरेशन से होती है तो हम उस महिला के मन में और उनके जो भी रिलेटिव्स होते हैं या फिर उनके हस्बैंड के मन में हमेशा डाउट रहता है कि वो ऐसा घर पे जाके क्या करें, क्या खिलाएं पिलाएं और काम करने में क्या वो कर सकती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उनकी ऑपरेशन की रिकवरी फास्ट हो और उनको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले ये समझ लें, पहले के टाइम में जो भी ऑपरेशन होते थे उसमें हमेशा डॉक्टर्स हॉस्पिटल में पेशेंट को 6-7 दिन तक रखते थे। उसके बाद जब उनके स्टिचेस या टाँके कट जाते थे उसके बाद छुट्टी करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जनरली 3 दिन में ही पेशेंट की छुट्टी हो जाती है अगर उसमें कोई भी समस्या ना हो तो। वो इसलिए करते हैं क्योंकि स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर छुट्टी जल्दी होती है तो पेशेंट की रिकवरी भी जल्दी होती है और उसकी जो भी इन्फेक्शन है इनके खतरे काफ़ी कम रहते हैं, इसलिए छुट्टी जल्दी हो जाती है। तो अब जो है आपको घर जाके अपना और अपने बच्चे का दोनों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। तो इसमें एक मदद की ज़रूरत होती है जो जनरली औरतों को कई बार हेजिटेट करते हैं या उनको संकोच होता है कि हम मदद कैसे लें। तो मदद ज़रूर लेनी चाहिए और ये मदद किसी से भी आप ले सकते हो, अपनी मम्मी से ले सकते हो, अपनी सासू माँ से ले सकते हो, अपने हस्बैंड से ले सकते हो, जो आपको कुछ भी सामान लाना हो तो लाने में मदद कर देंगे। या फिर जब आप दूध पिला दो तो बच्चे को कंधे पे रख के बर्पिंग कराते हैं, उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत देर तक बैठना नहीं पड़ेगा, तो आपको मदद ज़रूर लेनी चाहिए। खाने पीने में आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ ये अंधविश्वास हैं कि जब भी ऑपरेशन होता है तो मरीज़ को पानी कम पीना चाहिए, नहीं तो पेट फूल जाता है, नमक कम खाना चाहिए, नहीं तो पेट में खुजली होने लग जाती है, टाँकों में खुजली होने लग जाती है। पर ऐसा नहीं है। आप घर जाके जो भी आपके घर में नॉर्मल खाना पहले ये खाती थी डिलीवरी से पहले, वही खाना उनको देना है। बस मिर्च मसाला तला भुना बाहर का खाना नहीं देना है। दाल सब्जी रोटी फल दूध पनीर ये सब कुछ खिलाना है और खाने में नमक डाल के देना है जिससे वो भरपेट खाना खा पाएँ। क्योंकि आप बिना नमक के बिना स्वाद का खाना देंगे तो वो ढंग से खाना नहीं खाएंगी और दूध भी ढंग से नहीं बनेगा। तो कई बार बच्चे को ऊपर का भी दूध देना पड़ जाता है जिससे धीरे धीरे करके दूध जो होता है वो सूखने लग जाता है और दूध कम आने लग जाता है। तो डाइट में आपको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को पूरा खाना दें जो आपके घर में पहले खाते थे पेशेंट। साथ साथ में अगर उसको दूध पसंद है और वो दूध ले सकती है तो उनको दूध जो है कम से कम 1 लीटर किसी भी तरह से, चाहे वो दूध लेना हो, दही लेना हो या पनीर के फॉर्म में हो, कैसे ना कैसे वो देना चाहिए जिससे प्रोटीन की और उनकी कैल्शियम की दोनों की ज़रूरत पूरी हो जाती है। पर अगर वो नहीं ले सकती हैं तो उनको कम से कम इनकरेज करना चाहिए कि आधा लीटर दूध तो ले ही लें। साथ में उनको विटामिन सी के सोर्स जैसे नींबू, टमाटर, मौसमी, संतरा ये भी देना चाहिए क्योंकि इससे जो होता है जो हीलिंग होती है टाँकों की, टाँके अच्छी तरह से भरते हैं। तो आप नींबू पानी या दाल में डालकर ले सकते हैं। उसको पानी पीने के लिए भी बढ़ावा देना चाहिए। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए क्योंकि जो भी दूध बनता है वो भी उसमें भी पानी की ज़रूरत होती है और ये पानी जो अगर वो नहीं लेंगी तो दूध भी कम बनेगा और पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा जिससे चक्कर भी आ सकते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको आयरन और कैल्शियम की टैबलेट दी है तो इसको ज़रूर लें और इसको चलने दें। ये 1 से 1.5 महीने तक लेना बहुत ज़रूरी होता है और कैल्शियम की तो जब तक आप बच्चे को दूध पिलाते हो तब तक लेना चाहिए क्योंकि ये कैल्शियम की ज़रूरत दूध बनाने के लिए बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले स्टिचेज़ के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि स्टिचेज़ आपके कौन से लगे हुए हैं। अगर आपके जो स्टिचेज़ हैं घुलने वाले लगे हुए हैं तो जनरली डॉक्टर उसके ऊपर या तो ड्रेसिंग नहीं करते हैं और उन्हें खुला छोड़ देते हैं और या तो उसके ऊपर वाटरप्रूफ ड्रेसिंग करके आपको घर भेज देते हैं। ऐसे दोनों ही केसेस में आपको रोज़ नहाना है क्योंकि नहाने से जो भी इन्फेक्शन होता है बॉडी का वो निकल जाता है और जो घाव होता है वो अच्छा भरता है। तो ये नहीं है घर जाके आपको नहाना ही नहीं है, आपको रोज़ नहाना है, रोज़ साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, अपने कपड़े चेंज करने हैं। और ऐसे केस में जिसमें आपके घुलने वाले स्टिचेस लगे होते हैं कई बार आपको वापस डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके टाँके ठीक हैं, उनमें कोई भी पस नहीं आ रहा है, आपको बुखार नहीं आ रहा है, दर्द नहीं आ रहा है तो आपको दोबारा से स्टिचेस चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके स्टिचेस काटने वाले लगे हुए हैं या फिर स्टेपलर लगा हुआ है, इसमें आपको जनरली 7 से 10 दिन में डॉक्टर के पास जाना होता है क्योंकि ये काट के उनको निकालना पड़ता है। आपको कभी भी ये लगे कि आपके टाँके में आपका पस आ रहा है या बहुत रेड हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, तो आपको पहले भी जाके दिखा देना चाहिए। आपको नहाने के बाद ध्यान रखना है जब भी आपके नहाते हैं आप तो अपने उस एरिया को जहाँ पे टाँके हैं उसको अच्छे से पोंछ दें और उसको सूखा रखें और गीला नहीं रखना है क्योंकि अगर आप गीला रखेंगे तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन होगा वो बढ़ जाएगा और टाँके पक जाएंगे। तो आप उसको सुखा के रख लें और उसके बाद जो भी डॉक्टर आपको ट्यूब या ऑइंटमेंट देता है लगाने का उसको दिन में 1 बार ज़रूर लगाएं। आपको जब डिलीवरी होती है उसके बाद डॉक्टर जो होते हैं डिलीवरी के 1 घंटे बाद ब्रेस्ट फीड के लिए या दूध पिलाने के लिए ज़रूर कहते हैं
और ये ज़रूर पिलाना चाहिए कि दूध पिलाने से केवल बच्चा ही नहीं आपको भी फ़ायदा होता है। इससे क्या होता है कि आपका पहली चीज़ तो ये है कि दूध पिलाने से एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जिससे बच्चेदानी का जो बड़ा साइज़ होता है डिलीवरी के बाद वो धीरे धीरे करके अपने आप छोटी हो जाती है, और इसकी वजह से कभी कभी हल्का सा पेट में दर्द भी होता है दूध पिलाने पे, जिसको आफ्टर पेन्स भी कहते हैं। पर इसके लिए आप परेशान ना हो। दूध पिलाने अगर आप दूध नहीं पिलाएंगे तो दूध सारा अंदर इकट्ठा हो जाएगा, और इसकी वजह से आपके जो ब्रेस्ट हैं वो एकदम सख्त हार्ड, और छूने में भी दर्द होगा, रेड हो जाएंगे, बुखार भी आ सकता है, पस भी पड़ सकता है, गांठें भी पड़ सकती हैं। तो दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। कभी कभी दूध ज़्यादा आता है तो आप उस दूध को गर्म कपड़े से सिकाई करके निकाल भी देते हैं। अगर आपका ब्रेस्ट हार्ड हो या फिर बुखार आए तो आपको डॉक्टर को जाके दिखाना है। ब्रेस्ट फीडिंग का हाँ एक फ़ायदा ये है कि जब भी आप दूध पिलाते हैं तो करीब दूध बनाने में 500 कैलोरीज लगती हैं। तो आपके एक तरीके से आपका वेट लॉस में भी दूध पिलाने हेल्प करता है। तो आपको दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। डिलीवरी के बाद जब भी आपके ऑपरेशन से डिलीवरी होती है तो आजकल डॉक्टर अगले दिन पेशेंट को खुद ही जाके यूरिन पास करके आना होता है, और हल्का फुल्का चलाना भी शुरू करते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर नहीं चलेंगे तो कई बार पैर में जो होते हैं ना, वहाँ पे खून के थक्के जम जाते हैं। इसको डीबीटी की प्रॉब्लम भी कहते हैं, और ये जानलेवा होता है। तो इसीलिए ऑपरेशन के बाद चलना फिरना जल्दी ही शुरू करना चाहिए। और जब आप घर जाते हैं तो कोशिश करें आप थोड़ा थोड़ा करके दिन में करीब 30 मिनट तक वॉक कर लें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वॉक 30 मिनट तक करना ही है। अगर आपको थकान हो, चक्कर आए, घबराहट हो, या फिर आपके हाथ पांव ज़्यादा दर्द हो, तो आपको इतना ज़्यादा वॉक नहीं करना है। आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वॉक कर सकते हैं। आपको ज़्यादा वेट भी नहीं उठाना है। आप केवल जितना आपके बच्चे का वज़न है, लगभग 3 किलो, इतना तक ही वेट उठा सकते हैं ऑपरेशन के तुरंत बाद, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा उठाएंगे तो आपके स्टिचेस में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो 1.5 महीने के बाद आप शुरू कर सकते हैं। उससे पहले आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग गाड़ी चलाना चाहते हैं, ड्राइविंग करना चाहते हैं, तो वो भी नहीं करें कि उसमें भी आपको अचानक से ब्रेक लगाने पड़ते हैं या फिर कभी कभी जर्क्स लगते हैं, तो इससे भी स्टिचेस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो भी आप 1.5 महीने के बाद ही शुरू करें। डिलीवरी के बाद बहुत सारे पेशेंट्स में डिप्रेशन, एंजाइटी, या फिर उनको चिड़चिड़ापन, रात में नींद ना आना, नींद ना पूरी होने की वजह से घबराहट होना, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। इसको पोस्टपार्टम साइकोसिस भी कहते हैं या फिर ब्लूज़ भी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट के साथ आप प्यार से रहें और उसकी हेल्प करें। उसको ये ना समझें कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और ज़रूरत पड़ने पर उसको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या फिर साइकेट्रिस्ट को भी दिखा सकते हैं। ये जनरली अपने आप ही ठीक हो जाती है, पर ज़्यादा हो तो हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसमें ये लगता है कि सब कुछ बेकार है, मुझे सब छोड़ देना चाहिए, और अपने बच्चे के लिए भी गलत ख्याल आने लग जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में डिलीवरी के बाद बाल थोड़े से ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। वो इसलिए होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो जो हार्मोन्स होते हैं वो जो बालों की ग्रोथ होती है ना, उसको हेल्प करते हैं। इसलिए बालों का टेक्सचर और उनकी लेंथ अच्छी हो जाती है, और जैसे ही डिलीवरी होती है ये हार्मोन्स बंद हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो सकता है, और ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। पर ये बहुत ज़्यादा अगर हेयर फॉल हो तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स के स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं उनके लिए भी उनको बहुत चिंता रहती है। तो स्ट्रेच मार्क्स पूरी तरह से तो कभी नहीं जाते, हाँ समय के साथ ये हल्के हो जाते हैं, और जो काले मार्क्स होते हैं वो धीरे धीरे करके सिल्वर या फिर ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। जो फेस पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं कुछ पेशेंट्स के हो जाते हैं, ये भी विद टाइम अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्स कब करना है ये भी आप शुरू के 1.5 महीने तक तो ना ही करें, क्योंकि इस समय पेशेंट को भी दर्द होता है और वो इतना कोऑपरेट नहीं कर सकती हैं। तो अगर आप करना चाहें तो जब पेशेंट कोऑपरेट करे तो 1.5 महीने के बाद कर सकते हैं, पर हर बार आपको कुछ ना कुछ सेफ्टी मेथड या फिर गर्भनिरोधक इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रेगनेंसी कभी भी लग सकती है। आप ये ना सोचें कि अभी तो मेरी डिलीवरी हुई है और अभी मुझे पीरियड्स नहीं आए हैं तो मुझे प्रेगनेंसी नहीं लग सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हमेशा सेफ्टी मेथड लेना ही होगा। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को नीचे से जब जो ब्लीडिंग आती है वो अचानक से एकदम से बढ़ जाती है, तो ऐसे में कई बार बार पैड चेंज करना पड़ता है या फिर क्लॉट्स आने लग जाते हैं। ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। कभी कभी जो डिस्चार्ज होता है वो एकदम से बढ़ जाता है जिसमें बहुत स्मेल आती है, ऐसे में भी तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नॉर्मली जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है वो 1.5 महीने तक होती है, पर कभी कभी किसी पेशेंट को इससे ज़्यादा हो तो भी आपके अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इससे आपके पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट होगी
और उसको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगी।